Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I hope that you are fine. I am here with you with the lecture number 10 of Data Structures and Algorithms course. Today we are going to start a new topic, which is algorithm analysis, and in this topic we will discuss some very important concepts. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China, and currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. ओके, तो पहली बात ये कि इससे पहले कि हम आगे चलें, थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ कर दूँ कि हम अब क्या करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो देखा है कि व्हाट आर डाटा स्ट्रक्चर्स, एंड इसके अलावा हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो अब अभी कह लें कि थोड़ा सा हमारा होराइज़न जो है वो ब्रॉड होने जा रहा है कि इसमें हम ये देखेंगे कि हम एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को कैसे एवेलुएट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उस पर जो है कंसीडर करते हैं। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो अभी कह सकते हैं कि जो हमारा जो असल जो डाटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक पार्ट वाइज लेक्चर्स हैं, और हर पार्ट पे जो है वो हम इसको जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और होपफुली जो है वो इसमें जो है वो आप अच्छी तरह से इसको जो है वो फॉलो करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हम एल्गोरिथम्स को कंपेयर कैसे करते हैं। हाउ डू वी कंपेयर टू एल्गोरिथम्स। अगर हमें ये कहा जाए कि एक प्रॉब्लम है और हमने उससे रिलेटेड दो एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए जिसके ज़रिए उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को आपस कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये दो एल्गोरिथम्स जो हैं इनमें से कौन सा जो है वो बेहतर है और इनमें से जो है वो कौन सा बेहतर नहीं है। तो उसका ये तरीका ये है कि आप उन दोनों एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करें एज कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप उसको उन एल्गोरिथम्स को जो है वो कंप्यूटर्स प्रोग्राम की मदद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद उसको अपने कंप्यूटर पे रन करें। रन करने के बाद जो है वो आप ये देखें कि वो दोनों एल्गोरिथम्स जो हैं वो कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज जैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। हमारे पास नंबर वन जो है वो रिसोर्स होगा वो कंप्यूटर की जो सीपीयू है, सीपीयू टाइम, कि उसको प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है, उसका रन टाइम कितना है। और दूसरी चीज़ उसमें ये है कि वो एल्गोरिथम जो है वो मेमोरी कितनी कंज्यूम करे। तो ये दो चीज़ें हम मेनली जो है वो ये देखते हैं कि उसका रन टाइम कितना है, सीपीयू यूजेज कितना है, और उसकी मेमोरी कितनी कंज्यूम करें। तो हम उसकी बेस पे जो है वो हम ये देख सकते हैं कि इनमें से ज़ाहिर बात है जो एल्गोरिथम कम मेमोरी सीपीयू या मेमोरी यूज़ कंज्यूम कर रहा होगा, हम उसको कह देंगे दैट एल्गोरिथम इज़ बेटर देन द अदर वन। बट दिस अप्रोच मे नॉट वर्क ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। देयर आर सम रीजंस जिसकी वजह से जो है ये जो अप्रोच है ये काम नहीं कर सकते। वो क्या, उनको वन बाय वन देखते। द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट हैव टू राइट टू प्रोग्राम्स बट वांट टू कीप जस्ट वन। तो इसमें यह है कि इवेंचुअली यू विल कीप जस्ट वन प्रोग्राम, जो उनमें से बेस्ट होगा। आप उस एल्गोरिथम को जो है वो फ्यूचर में अपनी प्रॉब्लम इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। बट इनिशियली जो है वो आप ये करेंगे कि आप एफर्ट यूज़ करेंगे टू राइट टू प्रोग्राम्स। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि आप यूज़ तो जो है वो एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग एफर्ट है वो आप दो प्रोग्राम्स के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है ये इट्स नॉट गुड, बिकॉज के अगर आप लेट्स सपोज कि आप रिसर्चर हैं तो आपको जो है वो दो प्रोग्राम्स लिखने के लिए जो काफ़ी टाइम चाहिए होगा। आई मीन डबल टाइम, जस्ट इंस्टेड ऑफ वन जस्ट राइटिंग वन प्रोग्राम जितना टाइम चाहिए उससे अप्रोक्सीमेटली डबल आपको जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच। एंड द सेकेंड ड्रॉबैक इज़ बेटर रिटन प्रोग्राम। तो ये पॉसिबल है कि एक एल्गोरिथम जो है वो आपको इम्प्लीमेंट करने में आसान लग रहा है, और उसका जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो लिखा गया है, और इसके बजाय जो दूसरा एल्गोरिथम था मे बी वो इतना जो है वो
जो है वो समझ नहीं सके या जो भी प्रॉब्लम हुई, तो उसका जो प्रोग्राम है उतना अच्छा नहीं लिखा गया। तो जब वो रन होंगे प्रोग्राम, तो जाहिर बात है कि उनकी जो वर्किंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो दिस इज़ दी सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से जो है ये अप्रोच इतनी बेहतर नहीं है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट चॉइस ऑफ एम्पेरिकल टेस्ट केसेस माइट अनफेयरली फेवर वन एल्गोरिदम। तो उसमें होता है कि हम CPU यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो आप टेस्ट केसेस हम बना रहे हैं कि किस तरह कैसे ये प्रोग्राम जो है ये काम कर रहे हैं या किस तरह के इन्वायरमेंट में काम करें, उनकी चॉइस जो है वो थोड़ी सी अनफेयर हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लेट्स सपोज के 2 एल्गोरिथम्स हैं, तो पॉसिबल है कि उनमें से एक एल्गोरिथम जो है वो स्मॉल इनपुट साइज़ के लिए बेहतर हो और दूसरा जो है वो लार्ज इनपुट साइज़ के लिए बेहतर हो। तो आप क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल के एक एल्गोरिथम को आपने यूज़ किया है फॉर स्मॉल इनपुट, दोनों को आपने उसके लिए उसको जो है वो टेस्ट किया है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक एल्गोरिथम लाजमन बेहतर काम करेगा, दूसरा जो है वो बेहतर काम नहीं करेगा। तो ये इस तरह से थोड़े से इशू हो सकते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में या जिस कंडीशंस में आप उसको रन कर रहे हैं उनकी चॉइस जो है वो थोड़ी सी गलत हो सकती है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है वो क्या है, व्हाट इफ़ बोथ एल्गोरिथम डिड नॉट फॉल इनटू रिसोर्स बजट। तो अगर ऐसे होता है कि जो आपसे जितना उसके कंस्ट्रेंट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स आप चाह रहे हैं कि जितनी मेमोरी कंज्यूम करे वो एल्गोरिथम या जितना CPU टाइम ले, उतना दोनों एल्गोरिथम्स नहीं ले रहे हैं, तो वो दोनों ही आपके जो बजट है उससे आउट हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एल्गोरिथम्स जो हैं वो बेटर नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतर जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उनमें से एक जो है वो यूज़ करना है। तो दिस इज़ वेरी टफ डिसीजन कि इसको कैसे जो है वो हम इसे हैंडल करें। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये कुछ इश्यूज़ हैं जो जिनकी वजह से कह सकते हैं कि हम इस तरह से एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस जो है यूज़ करते हैं, जो इस तरह की जिसमें इस तरह की बायसनेस या इस तरह के जो फ्लॉज हैं वो उसके अंदर नहीं है, और हम उसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, हम इसे कहते हैं। ये पूरी एक मैथमेटिकल फील्ड है। थोड़ा सा आपने जैसे लास्ट लेक्चर्स में देखा कि हमने मैथमेटिक्स पे काफ़ी एम्फोसाइज किया, तो इसमें भी ये जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है इसमें भी हम मैथमेटिकली उसको वैल्यूएट करते हैं। हम जिसमें इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि ये एल्गोरिथम बेटर है, और हम ये कोशिश करते हैं कि हम फेयर कंपैरिजन करें, इंस्टेड ऑफ कोई बायस्ड कंपैरिजन करने के बजाय हम क्या करें कि उसका एक फेयर कंपैरिजन करें। व्हाट इज़ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस? Asymptotic analysis measures the efficiency of an algorithm and actually it's an estimation technique। हमने थोड़ी सी बात की थी एस्टिमेटिंग टेक्निक के, इसमें हम सिर्फ एक एस्टिमेट करते हैं कि ये एल्गोरिथम का इसका रनिंग टाइम कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली कितने रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करेगा। बेसिकली रनिंग टाइम से हमारा कंसर्न होता है, क्योंकि एल्गोरिथम जो है वो अगर उसका रनिंग टाइम ज़्यादा है, तो अगर वो कम रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहा है तो तब भी वो एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होगा। तो मेनली हम इसमें देखेंगे कि एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो है वो कितना है। ओके, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस हैज़ प्रूव्ड यूजफुल टू कंप्यूटर साइंटिस्ट हु मस्ट डिटरमिन इफ अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज वर्थ कंसीडरिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने एक लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम क्या करते हैं कि एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम्स। जाहिर बात है कि इम्प्लीमेंटेशन में टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगती है, तो उसमें काफ़ी वो लेबर्स जो है वो एक एफर्ट है, काम है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है और एफर्ट लगती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि ये इन 2 एल्गोरिथम अगर हमारे पास हैं तो इनमें से कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेहतर है दूसरे एल्गोरिथम से, कौन सा बेहतर है। तो ये हम उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले ही जो है वो उसको आइडिया ले सकते हैं। फिर हम उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारे एनालिसिस के नतीजे में ज़्यादा बेहतर जो है वो होता है। द क्रिटिकल सोर्स फॉर अ प्रोग्राम इज़ मोस्ट ऑफन इज रनिंग टाइम। ये भी जैसे मैंने इसका जिक्र किया था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका रनिंग टाइम है, तो वो कितने टाइम के लिए कितना प्रोग्राम जो है वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज के आफ्टर दैट टाइम यू विल गेट ए आउटपुट। तो अगर आप वो उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगी तो आपको आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम। सो वी वुड लाइक टू एनालाइज दैट हाउ मच अ प्रोग्राम
इज़ टेकिंग द रनिंग टाइम, तो उसका टाइम जो है वो कितना उसका जो है वो लग रहा है. Typically, you will analyze the time required for an algorithm or the instantiation of an algorithm in the form of a program and the space required for a data structure. तो हम इसमें ये दो चीज़ें जैसे हम देखेंगे कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है और उसको मेमोरी जो है वो कितनी चाहिए, वो हम डाटा स्ट्रक्चर से देख लेंगे कि हम जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग वो कितनी मेमोरी जो है वो उसको जो है वो चाहिए. तो ये दो चीज़ें इसमें जो है वो मेनली हमें रिक्वायर्ड होती है. ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रनिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं. लेट्स सी. द फर्स्ट, द एनवायरनमेंट इन विच प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड एंड रन. पहला जो फैक्टर उसमें ये है कि वो आप उसमें इन्वायरमेंट से हमारी मुरादी को ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा और आप उसमें कंपाइलर कौन सा जो है वो यूज़ कर रहे हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट मोस्ट थिंग. तो डेफिनेटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या कंपाइलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है, और तमाम कंपाइलर्स या तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हर तरह की प्रॉब्लम्स पे सेम तरीके से काम जो है वो नहीं कर सकते हैं, सेम आउटपुट जो है वो नहीं देते. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने देखना है कि वो किस जो प्रोग्राम है वो किस एनवायरनमेंट में कंपाइल हुआ है और रन हुआ है. अच्छा, उसमें जो एक और जो कुछ जो हार्डवेयर से रिलेटेड जो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें ये है कि what is the speed of CPU and बस how much is the bus speed, और peripheral hardware उसमें कौन कौन से हैं, जैसे कि उसमें इनपुट डिवाइसेस जो है वो आ जाती हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उसमें हमें देखनी पड़ती हैं कि ये उसकी परफॉर्मेंस पे उसके प्रोग्राम की रनिंग पे जो है ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी. और अगर इस तरह से है कि वो जो प्रोग्राम है वो एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में जो है वो काम कर रहा है, जिसमें कि आप एक सर्वर क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट है जिसमें कि जो प्रोग्राम एक्चुअली जो है वो एक सर्वर पे रन करता है, और जो क्लाइंट्स हैं वहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंट्रोल की जाती है. तो वहाँ पे होगा कि जो नेटवर्क रिसोर्सेज हैं, जो नेटवर्क पे डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए जो है वो भी जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा, because there are multiple clients and all of them are competing for the network resources. तो जाहिर बात है कि जितने ज़्यादा क्लाइंट होंगे, जितना ज़्यादा वर्कलोड होगा, उतनी रिसोर्स कंस्ट्रेंट जो बढ़ जाएंगे, उतना कंपटीशन बढ़ जाएगा, और जो आप प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं उसके लिए भी फिर जो है वो जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज है वो होगी. एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड क्वालिटी ऑफ कोड जनरेटेड बाय कंपाइलर. तो ये भी एक फैक्ट है. अपने जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जो कोर्स है, मे बी आप उसमें थोड़ा सा ही देखा होगा कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं इंस्टेड इसमें कि आपको उसमें प्रोग्राम लिखते हैं और वो कंपाइल ज़्यादा इजीली होता है और उसकी एग्जीक्यूशन जो है फास्टर होती है, और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं वो इतनी फास्टर जो है उनकी एग्जीक्यूशन नहीं होती. तो अगेन these two factors does have an impact on the running of a programming language and the quality of code generated by compiler. And finally ये है कि कोडिंग एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो इनफैक्ट क्या होता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज के फाइनली क्या होना है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है उसी ने ही उस प्रोग्राम को रन करना है, जो उसके कोड लिखा होगा वही रन होगा. तो जो एक बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, वो एक क्लीन कोड लिखेगा, अच्छा कोड लिखेगा, और वो ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो प्रोग्राम रन करेगा. और एक जो प्रोग्रामर है जो अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसका लिखा हुआ कोड जो है उसमें फ्लॉज होंगे, और उसमें बाज़ जगहों पे जो है वो हो सकता है कि जो काम एफिशिएंटली हो सकता है वो नहीं हुआ होगा, तो उसका जो कोड है वो इतना एफिशिएंटली रन नहीं करेगा. तो दिस ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द evaluating the running time of a program. Okay. चलते हैं कि हमने ये देखना है कि एस्टिमेशन हमने उसकी जो है वो कैसे करनी है, कि उसका जो है वो एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस को जो है वो उसकी एस्टिमेशन जो है वो हमने किस तरह से जो है वो हमने करनी है. ओके, तो उसमें जो है वो हमने देखना है कि नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू प्रोसेस एन इनपुट ऑफ सर्टन साइज. तो इसमें हमने ये देखना है कि हमें कितने बेसिक ऑपरेशंस जो हैं चाहिए. अच्छा, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं
इनकी बाकायदा एक हमारे पास एक डेफिनेशन है, एक क्राइटेरिया है। जो ऑपरेशन उस क्राइटेरिया को पूरे करते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं कि दीज आर बेसिक ऑपरेशन। तो हमने ये देखना है कि कितने कितने जो है वो बेसिक ऑपरेशन हमें चाहिए होंगे ताकि हम एक सर्टन इनपुट को जो है वो प्रोसेस कर सकें। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन कंपेयरिंग सॉर्टिंग algorithms, the size of the problem is typically measured by the number of records to be sorted। तो पहली चीज़ आ जाती है इसमें साइज, प्रॉब्लम का साइज़ कितना है। तो वो हम ऐसे मेजर करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। एक अरे है तो अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है। तो ये चीज़ आ जाती है, दिस इज़ एक्चुअली द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। तो हम ऐसे देख लेते हैं सिंपली, दिस इज़ द सिंपल थिंग। And the basic operation must have the property that its time to complete does not depend on the particular values of its operands। तो इससे क्या हमारी मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? बेसिक ऑपरेशन ऐसे होता है कि ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। उस ऑपरेशन के उसके जो टाइम टू जितना टाइम उस ऑपरेशन को लगेगा उसके कंप्लीट होने में ऑपरेंड्स की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि दो नंबर्स हैं, उनमें से विच नंबर इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो उसमें सिंपली ये कि ऑपरेंड्स की वैल्यू पे कोई नहीं इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट क्या होगा कि ये एक सिंपल सा एक ऑपरेशन है, हमें पता है कि एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो सिंपली ये कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। और इस चीज़ पे नहीं होगा कि अगर नंबर्स जो बड़े होते जाएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस जस्ट दिस इज एन ऑपरेशन विच टेक द कांस्टेंट टाइम, द सेम टाइम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नंबर। अगर कोई छोटा नंबर होगा उसके लिए भी उतना टाइम लगेगा, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होगा तो उसके लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ बेसिक ऑपरेशन। तो दो एग्जांपल्स देखते हैं, इसमें हमें पता चल जाएगा कि इसको हम कहते हैं कि जो बेसिक ऑपरेशंस कौन से हैं और जिनको हम कहेंगे कि दीज आर नॉट बेसिक ऑपरेशन। Adding or comparing two integer variables is examples of basic operation in most programming languages, but summing the contents of an array containing n integers is not, because the cost depends on the value of n। तो अगर आपने दो नंबर्स को ऐड किए तो अगर आपने 2 + 2 किया उसमें भी उतना टाइम लगेगा, और अगर आपने बड़ा नंबर को ले लिया तो उसमें भी उतना टाइम ही लगेगा। बट अगर इस तरह से है कि आपके पास एक अरे है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं और आप भी कह रहे हैं कि उनका सम फाइंड आउट करना है 10 एलिमेंट्स का, तो अगर 10 एलिमेंट्स के लिए टाइम जो है वो डिफरेंट होगा और 100 एलिमेंट्स के लिए टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। तो इसलिए जो है वो दो नंबर्स को ऐड करने का दो नंबर्स को आप ऐड करें, कंपेयर कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ बेसिक ऑपरेशन। लेकिन अगर आप पूरी अरे के एलिमेंट्स को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ बेसिक ऑपरेशन। तो ये थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस है, ये आपने जो अपने ज़हन में रखना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक एग्जांपल करते हैं। इसमें हमने जो है वो एक सिंपल सा हमारे पास एक एल्गोरिथम है, हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इस एल्गोरिथम को जो है वो हम कहते हैं लार्जेस्ट वैल्यू सीक्वेंशियल सर्च। तो उसमें क्या है कि हमारे पास एक अरे है, सपोज के दिस इज़ एन अरे, और इसका जो साइज़ है वो हमारे पास है n, और इसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि ये जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि रिटर्न पोजीशन ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू इन ए ऑफ साइज n। अरे इसका नाम जो हमने ए रखा हुआ है अरे का, और इसका साइज़ जो है वो n है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने फाइंड आउट करना है कि लार्जेस्ट नंबर जो है उसकी पोजीशन जो है वो क्या है, वो हमने जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा है, ये सिंपल एक एल्गोरिथम है, उसका नाम हमने रखा है लार्जेस्ट, और इसको हम एक अरे पास कर रहे हैं। इसका जो है वो एक साइज़ होगा और उसका जो हम एक उसका साइज़ कितना है ये हम उसको जो है वो करें। और ये एक करंट लार्ज इसका जो है ये वेरिएबल हमने लिया है, और इनिशियली इसकी वैल्यू 0 होगी। 0 का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इट होल्ड्स द लार्जेस्ट एलिमेंट पोजीशन, कि कौन सा एलिमेंट जो है पूरी अरे में लार्जेस्ट है। अच्छा, अब इसमें हमने करना है कि हमने एक सिंपली फॉर लूप यूज़ करनी है, दिस इज़ अ फॉर लूप। तो इसको हम ऐसे ले रहे हैं कि दिस लूप इज़ रनिंग फ्रॉम i to n, ये आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट किया, दिस गोज़ अप टू 1। तो हमने यहाँ पे चूँकि इसको 0 लिया है तो इसका मतलब ये है कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम किया है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो पहली लोकेशन पे 0 पे है। तो उसके बाद हमने इसको 1 से जो है वो स्टार्ट किया। अच्छा, उसके बाद दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ
बेसिक ऑपरेशन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो पहला जो हमारे पास जो पहला अरे का पहला एलिमेंट है उसको टर्न बाय टर्न हम दूसरे एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें अगर ये किया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब है कि जो अरे का जो करंट एलिमेंट है वो जो हमारा पहला एलिमेंट है उससे बड़ा है। तो ये क्या होगा कि ये उसके बाद क्या होगा कि खुद ब खुद ही इसकी जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि पहले इसकी जो करंट ये जो कर लार्ज वेरिएबल है इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर क्या होगा कि वो जो भी एलिमेंट है जो जिस भी पोजीशन पे हैं तो वो जो है वो करंट एलिमेंट जो है वो बन जाएगा। और ये लूप चलती रहेगी अनटिल जो है वो हम जो है तमाम जो है हम रे के तमाम एलिमेंट्स को जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे थे। अब इसके जो एल्गोरिथम है इसकी जो आप कहने की बात ये है कि हम क्या करेंगे कि हम अरे के तमाम एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, पूरी अरे को विजिट करेंगे, यानी कि हम 0 से हम स्टार्ट करेंगे अप टू n-1 तक जो है वो हम जाएंगे और हम तब सारे एलिमेंट्स को जो है 1 by 1 हम चेक करेंगे। तो ये इसमें है। और फाइनली अगर ये है कि हम क्या करेंगे कि वी विल रिटर्न द करंट लार्ज विच इज़ द पोजीशन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर लार्जेस्ट एलिमेंट इन द अरे। अच्छा, अब इसको जो है वो हमने ये करना है कि इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि इसका रनिंग टाइम जो है वो अच्छा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग रनिंग टाइम इज द साइज़ ऑफ इनपुट, कि कितनी इनपुट जो है वो साइज़ है। जो लास्ट एग्जांपल हमने देखी उसमें जो साइज़ ऑफ इनपुट है वो n है हमारे पास, दैट इज़ द n। फॉर अ गिवन इनपुट साइज n वी ऑफन एक्सप्रेस द टाइम t टू रन द एल्गोरिथम एज अ फंक्शन ऑफ n। तो ये हमारे पास टाइम है, हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जो है वो ये t ऑफ n, इसका मतलब है कि इस एल्गोरिथम को इसका जो रनिंग टाइम है वो कितना है। तो वी विल एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ n which is the size of input. Okay, we will always assume that t of n is a non-negative integer। तो इसका मतलब है कि जो रनिंग टाइम है हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव का मतलब जो है वो ये हो जाएगा कि प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोसेस्ड है और उसकी इनपुट आपको आउटपुट पता है कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या है, वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ऑलवेज वी विल एग्जीक्यूट द एल्गोरिथम और उसको तो कुछ ना कुछ उसको टाइम जो है वो लगेगा। तो दिस इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, इस विल बी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 0। ओके, let us see the amount of time required to compare two integers in function largest। तो हमने जैसे देखा था कि हमारे पास जो है वो बेसिक ऑपरेशन था जिसमें हम क्या कर रहे थे कि दो इंटीजर्स को आपस में कंपेयर कर रहे थे। तो हम ये कह देते हैं कि c इज़ द टाइम, ये c इज़ अमाउंट ऑफ टाइम जो कि हम उसको उस दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए जो है वो हम यूज़ करें। The total time to run largest is therefore the approximately Cn because we must make n comparison with each comparison costing c time। तो अब जैसे मैंने लास्ट आपको स्लाइड में ये चीज़ बताई थी कि हम क्या करेंगे कि हम अरे के फर्स्ट एलिमेंट से जो है वो स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट से लेकर हम लास्ट एलिमेंट तक जो है वो जो है सबसे पहले हम कंसीडर कर लेंगे कि जो 0th लोकेशन पे जो एलिमेंट है सबसे बड़ा है। उसके बाद हम इसको 1 वाले के साथ कंपेयर करेंगे, 2 वाले के साथ कंपेयर करेंगे एंड अप टू हम जाएंगे यहाँ पे लास्ट एलिमेंट विच इज़ एक्चुअली n-1। अगर इसका अरे का साइज 10 है तो इसका इंडेक्स जो है वो होगा 9 बिकॉज हमने स्टार्ट जो है वो 0 से लिया। तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये n-1 होगा। तो इस तरह से हमें टोटल 10 कंपेरिजन्स जो है वो हमें जो है वो करने पड़ेंगे बिकॉज के हमें पता चलेगा कि अरे में कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर जो है वो लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है। तो टोटल नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन्स होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे Cn। तो टोटल टाइम जो हमें लगेगा दैट इज़ C इंटू n। C जो है वो एक कंपेरिजन के लिए टाइम है और हमने टोटल n कंपेरिजन्स कर रहे हैं तो इसलिए जो टोटल टाइम इसमें लगेगा दिस इज़ C इंटू n। तो ये जो इक्वेशन इसकी बनेगी, जो रनिंग टाइम इक्वेशन बनेगी, हम इसको कहेंगे दिस इज़ द रनिंग टाइम इक्वेशन। तो दिस इज़ Cn। तो आप ये देखेंगे इसमें ये C जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसका जो हमने देखा था कि
जो भी कंपैरिजन है, बेसिक कंपैरिजन है, इट विल ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट टाइम, सेम टाइम लगेगा। नंबर बड़े हों या छोटे हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इट विल टेक द सेम टाइम। तो इसलिए ये टाइम जो है वो कांस्टेंट है, सी फॉर कांस्टेंट आप कह लें, बट दिस इज़ अ वेरिएबल, एन इज़ द वेरिएबल। साइज़ चेंज हो सकता है, साइज़ जो है वो 10 हो सकता है, साइज़ जो है वो 100 हो सकता है, और साइज़ जो है इवन जो है वो क्या हो सकता है कि 100,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो साइज़ चेंज करेगा तो ये फिर ये जो पूरा ये जो फैक्टर है ये पूरा जो है ये चेंज होगा। तो ये टोटल टाइम उसका जो है वो एन पे डिपेंड करेगा, नॉट ऑन सी, बिकॉज सी इज़ कांस्टेंट। दिस इक्वेशन डिस्क्राइब दैट ग्रोथ रेट फॉर द रनिंग टाइम फॉर लार्जेस्ट वैल्यू सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। तो ये उसका जो है ये एक्सप्रेस कर रहा है, और ये चूँकि इसकी कोई पावर नहीं है, दिस इज़ जस्ट इस पावर इज़ 1, तो दिस इज़ अ लीनियर ग्रोथ। हम इसे कहेंगे कि अगर इनपुट इंक्रीज़ होती है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 10 होती है, 100 होती है, या 100,000 होती है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ होगी वो लीनियर होगी। इस तरह से ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से जो है बनेगी। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे n है और ये जो y हमारा वेरिएबल है, इनकी जो इंक्रीज़ है ये एक प्रोपोर्शन में होगी। अभी इसको आगे चल के जो है वो हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने कांस्टेंट रनिंग टाइम ले रहे हैं। इसमें क्या है कि द रनिंग टाइम ऑफ अ स्टेटमेंट दैट असाइन द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर अरे टू अ वेरिएबल इज सिंपली द टाइम रिक्वायर्ड टू कॉपी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट अरे वैल्यू। तो हमने करना है कि एक वेरिएबल को हमने करना है कि अरे का जो भी फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। तो अब हमने ना हम ये कह रहे हैं कि जी अरे में से लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढो, ना हम ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट ढूंढो, बस ये कह रहे हैं कि जो भी अरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू इस एक वेरिएबल को असाइन कर दो। सो लेट अस कॉल C1 द अमाउंट ऑफ टाइम नेसेसरी टू कॉपी इंटीजर, नो मैटर हाउ लार्ज द अरे ऑन अ टिपिकल कंप्यूटर, द टाइम टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन टू द अरे इज ऑलवेज C1। इसमें क्या होगा कि हमने चूँकि फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको पहले अरे को सॉर्ट करो फिर फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो वैल्यू असाइन करो। हम ये कह रहे हैं कि जो भी है, चाहे बड़ा है छोटा है, जो भी है उसको फर्स्ट एलिमेंट अरे का जो है उसकी वैल्यू जो है वेरिएबल को असाइन कर दो। तो दैट विल ऑलवेज टेक अ कांस्टेंट टाइम। इसमें कोई भी जो है वो वेरिएशन जो है इसके अंदर नहीं होगी। इंडिकेटिंग दैट द साइज ऑफ द इनपुट n हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रनिंग टाइम, दिस इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट रनिंग टाइम। तो ये हमने देखा था कि जिसमें वेरी कर रहा था रनिंग टाइम विद इनपुट साइज, तो इसमें जो है वो इनपुट साइज से कोई इफेक्ट नहीं है, इनपुट साइज से जो है वो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ऑलवेज द रनिंग टाइम विल बी कांस्टेंट। ओके, एक और हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं। ये हमारे पास एक और कोड है। एक्चुअली ये क्या है कि इसमें दो नेस्टेड जो है वो इसके अंदर लूप्स हैं। ये एक फोर लूप है और इसके अंदर एक और लूप है। आई होप कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में इस तरह की कोर लूप्स पढ़ी होंगी। ये बेसिकली क्या है कि इसमें हम कोई इस तरह का पैटर्न जो है वो हम इसमें प्रिंट करेंगे कि सपोज आप n3 ले लेते हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि आपको आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह की जो है वो मिलेगी। ये आपको पता है कि ये हमारी आउटर लूप है, दिस इज़ आउटर, इसको हम आउटर कह देते हैं, और ये वाली जो है ये हमारी इनर लूप है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो आउटर लूप है दैट इज़ रनिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n, और दिस j इज़ आल्सो रनिंग फ्रॉम 1 टू n। तो अब इसमें क्या होगा कि फॉर वन आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप द इनर लूप कंप्लीट इज फुल आइट्रेशन। तो अब इसमें ये कि सपोज कि n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, तो जो आउटर लूप है इसकी भी 3 आइट्रेशन होंगी, इनर की भी 3 होंगी, लेकिन ये होगा कि जो आउटर लूप की 1 आइट्रेशन के लिए जो इनर लूप है ये अपनी फुल आइट्रेशन जो है पूरी करेगी। यानी कि अगर ये आई जो आउटर लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में इनर लूप 3 टाइम्स चलेगी, फिर सेकेंड आइट्रेशन में फिर इनर लूप जो है वो 3 टाइम्स चलेगी, और जो आउटर लूप की जो थर्ड आइट्रेशन है उसमें फिर इनर लूप 3 टाइम्स चलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3 इंटू 3। और अगर n 4 लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा 4 इंटू 4, और अगर n 5 लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5। यानी कि इसको आप जनरलाइज इस तरह से कर देते हैं कि इनका जो टोटल जो रनिंग टाइम है दैट इज़ एक्चुअली उसको अगर हम लेंगे तो दैट विल बी n इंटू n, या आप कह सकते हैं कि इट्स n स्क्वायर।
तो इसका इसमें जो है वो एक्चुअली हम कर रहे हैं, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने एक लिया है एक सम, एक वेरिएबल लिया है, उसको हम इनिशियलाइज किया 0 से। उसके बाद हमारे पास कुछ n होगा। यहाँ पे एल्गोरिथम में ये नहीं बताया गया कि n क्या है, तो हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट्स से कि n = 3। तो इनिशियली क्या होगा कि i की वैल्यू 1 होगी, एंड जो टर्मिनल कंडीशन है वो ये है कि i शुड बी लेस दैन n और इक्वल टू n। अच्छा, जब इसके बाद फिर हम आ जाएंगे इनर लूप की तरफ। इनर लूप में क्या है कि यहाँ पे हम j को ले रहे हैं एज कंट्रोलिंग वेरिएबल, तो j = 1, और यहाँ पे जो इसकी टर्मिनल कंडीशन है वो ये है कि j शुड बी लेस दैन n और इक्वल टू n। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको जो है वो हम इसको इसकी वैल्यू को हम सम करते जा रहे हैं। जो भी सम है हम उसको उसमें जो है वो एक इंक्रीमेंट जो है हम उसके अंदर हम उसमें कर। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पे इनर लूप में आएंगे, और इनर लूप में आने के बाद जो है j is 1 और इसकी जो टर्मिनल कंडीशन दैट इज j is less than equal to n। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि एक फर्स्ट इटरेशन में ये सम 0 है तो ये हो जाएगा 1। फिर हम सेकेंड इटरेशन में जाएंगे, j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन स्टिल ट्रू, फिर ये 1 से 2 हो जाएगा, j की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद जो है फिर हम जो है वो कंडीशन टेस्ट करेंगे, कंडीशन स्टिल ट्रू। तो ये लूप जो है वो 3 टाइम्स चलेगी। अगर n की वैल्यू 3 है तो ये लूप 3 टाइम्स चलेगी। जब ये लूप 3 टाइम्स चलेगी हम वापस आ जाएंगे अपनी आउटर लूप की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि i की वैल्यू जो है वो पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी, और उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन स्टिल ट्रू, तो हम वापस जो है वो इनर लूप में आ जाएंगे। इनर लूप अगेन जो है वो 3 टाइम्स चलेगी, जैसे पहले चली उसी तरह से चलेगी। तो अब इसमें फर्स्ट जो इसकी जो फर्स्ट टर्म थी उसमें सम की वैल्यू जब 3 हो चुकी थी, सेकंड टर्म में ये वैल्यू 6 हो जाएगी, थर्ड टर्म में ये 9 हो जाएगी। तो इस तरह से ये लूप जो है ये टोटल, ये दोनों इसका जो इनका जो टोटल एग्जीक्यूशन है, इनके जो टोटल रनिंग टाइम है वो हो जाएगा हमारे पास 9। तो वो क्या है, वो n स्केयर है, वो एक्चुअली क्या है n स्केयर है, क्योंकि n 3 है, तो 3 का अगर आप स्केयर लें तो वो हमारे पास क्या रहेगा 9। तो इसका जो इसकी जो रनिंग टाइम इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं t ऑफ n, तो ये हमारे पास आएगी n स्केयर, यानी कि जो इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो एक्सपोनेंशियली चेंज होगा, सॉरी क्वाड्रेटिक जो है वो चेंज होगा। तो फर्स्ट टाइम जो है वो जो भी इनपुट होगी उसका स्केयर जो है वो इसका रनिंग टाइम जो है वो होगा। ओके, बोलते हैं एल्गोरिथम ग्रोथ रेट जो है, द ग्रोथ रेट फॉर एन एल्गोरिथम इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ एल्गोरिथम ग्रोस एज द साइज ऑफ इट्स इनपुट ग्रोस। तो ग्रोथ रेट हम इसको कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि इनपुट के जो एल्गोरिथम है इसकी जो है वो कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे उसके इनपुट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है वो 4 तरह के ग्रोथ रेट होते हैं। पहला होता है लीनियर ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है कि ऐसी वैल्यू ऑफ एन ग्रोस द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम ग्रोस इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये एक लीनियर ग्रोथ रेट होगा। अभी एक अगली स्लाइड में हम जो है वो ग्राफ देखते हैं इसका, लेकिन इसका जो ग्राफ है टिपिकली स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसमें क्या है कि जितनी प्रोपोर्शन से n ग्रो कर रहा है, एक्स एक्सिस पे n होगा, तो उतनी प्रोपोर्शन में इसकी जो कॉस्ट है जो कि y एक्सिस पे है वो ग्रो करेगी। तो ये जो है इसमें इसको हम कहेंगे दिस इज़ अ लीनियर ग्रोथ रेट। उसके बाद हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट। ये भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जिसमें जो n स्केयर एक फैक्टर जो है उसका जो एक n स्केयर फैक्टर उसका होता है। तो इसमें क्या होगा कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसमें 2 होगी। तो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हो तो वो कुछ इस फॉर्म में होती है, ax स्केयर प्लस bx प्लस c। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होगी। तो अब इसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट में क्या होगा कि ये थोड़ा सा इसमें इस तरह से होता है कि शुरू में ये होती है, लेकिन उसके बाद ये फिर थोड़े से ये इस तरह से बेंड होके फिर ये इंक्रीज़ की तरफ जो है वो जाती है। तीसरा जो है वो हमारे पास लॉगरिथमिक है, जिसमें कि कोई log n के टर्म उसमें फैक्टर उसके अंदर होता है, जैसे n log n या log n इस तरह की होगा। और ये भी तकरीबन जो है वो इसका जो भी ग्रोथ रेट है वो तकरीबन जो है क्वाड्रेटिक से मिलता जुलता है। अभी अगली स्लाइड में जो है वो हम इसको ज़रा देखते हैं। और चौथा जो है वो हमारे पास है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट।
तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो टू एन का फैक्टर होता है, एन टू रेज़ टू पावर एन। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इनपुट साइज ग्रो करेगा तो इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली होती है, बिकॉज कि अगर n इज इक्वल टू लेट से कि आप 2 लेते हैं तो जो 2n है दैट इज़ इक्वल टू 4, लेकिन अगर आप n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो ये 2n जो है ये हो जाएगा 9, और अगर आप 4 लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और अगर आप 5 लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो अब आप देखें कि इसमें जो चेंज है वो बहुत तेज़ी से आ रही है। तो शुरू में ये इस तरह से होगा, ग्रोथ से कम होगी, और लेकिन इसके बाद सडनली बहुत रैपिड जो है वो ग्रोथ होगी। तो इन चारों ये जो हमने चारों किस्म के जो है वो हमने ग्रोथ रेट देखे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट करें और कौन सा ना जो है वो सिलेक्ट जो ना करें, तो ये सबसे जो है वो कह लें कि मोस्ट आप इसे कह सकते हैं कि सबसे नापसंदीदा है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और मे बी जो सबसे आसान है या सबसे जो अच्छा रनिंग जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ लीनियर ग्रोथ रेट, बिकॉज इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत इनपुट साइज के मुकाबले में जो कॉस्ट में ग्रोथ है वो बहुत कम होती है। तो दिस इज़ द मोस्ट फेवरेबल। ये भी हम अगली स्लाइड में, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास ये ग्रोथ रेट इक्वेशंस हैं, रनिंग टाइम इक्वेशंस बेसिकली ग्रोथ रेट इक्वेशंस कह लें। तो इसमें अगर जो है वो अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे पास लीनियर है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ग्रोथ हो रही है 10n में 2n में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस है, और इससे जो है सिर्फ क्या होगा कि ये थोड़ी सी इसमें जो शिफ्ट ये आई है यहाँ पे, इतना जो डिफरेंस है सिर्फ कांस्टेंट की वजह से है। अदरवाइज इसमें जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है। इनमें आप देखें कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ जो है वो हो रही है। ये जो सेकेंड लाइन है ये वाली, दिस इज़ दी इसमें लॉगरिथमिक है। यहाँ पे आप देखें 5n log n, तो ये शुरू में इसका जो थोड़ा सा देखें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक ग्रोथ रेट है, और इसमें आप देखें कि शुरू में तकरीबन जो है वो इसकी जो है वो लीनियर्स के मिलती जुलती है, लेकिन फिर सडनली इस पॉइंट पे जाके जो है तकरीबन इस पॉइंट पे जाके ये 10 के आसपास जाके इसमें सडन इंक्रीज है वो हो रही है। तो ये भी सेम है। ये वाली जो नीचे वाला ग्राफ है दैट इज़ एक्चुअली दिस वन। इतना हिस्सा जो है इसको थोड़ा इनलार्ज किया ताकि इसको बेहतर तरीके से देख सकें। तो अगर आप ये देखें ये जो हमारी क्वाड्रेटिक ये जो है तो ये देखें कि यहाँ से ये इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हुई है, और शुरू में ये बिल्कुल लीनियर के साथ साथ आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर इस पॉइंट पे आके जो है इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है, और ये जो 20n वाली जो ये ग्रोथ रेट क्वेश्चन है इसको ये तकरीबन 10 के पास जो है ये इसको जो है इसको जो है ये क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये इनका क्रॉसिंग पॉइंट है, ये तकरीबन 10 के आसपास है, और 10 को जो है ये तकरीबन ये 10n लाइन को तकरीबन 6 ये अप्रोक्सीमेटली दिस इज़ क्लोज टू 6, वहाँ पे इसको जो है वो क्रॉस कर रही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये 2n वाली देखें तो यहाँ पे देखें ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट क्या है कि जैसे ही इसने जो है वो 6 को 7 को क्रॉस किया, एंड देन इसमें जो है वो सडनली बहुत रैपिड इंक्रीज हुई है। यहाँ पे आप देखें, और ये जो ग्रोथ है ये दिस इज़ अनॉर्मस ग्रोथ, दिस इज़ बहुत ही अनएक्सेप्टेबल आप ग्रोथ कह लेंगे। इनपुट जो है वो 10 से पहले इनपुट साइज अब 10 ही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हो गया। और फाइनली हमारे पास जो है ये n फैक्टोरियल है, तो इसमें भी ऐसे होगा कि इसका जो ग्रोथ रेट है वो इस इज़ इवन वर्स देन दी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि इसमें जो हमारे पास जो एक्सेप्टेबल है, जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिनको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो एल्गोरिथम है इसका ग्रोथ रेट लीनियर हो या चलें लॉगरिथमिक हो, या हम इसको भी अफोर्ड कर लेंगे, या जो एट मैक्सिमम क्या हो कि क्वाड्रेटिक हो, लेकिन एक्सपोनेंशियल कभी भी ना हो क्योंकि एक्सपोनेंशियल अगर हो तो इसका मतलब है कि ये जो एल्गोरिथम है ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है ये डिमांड करेगा, जो कि हमारे बस से बाहर हो जाएंगे। दिस विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम जब भी ग्रोथ रेट इक्वेशन या रनिंग टाइम इक्वेशन जो है वो उसकी बनाएं तो दैट शुड बी लीनियर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको एक टेबल के ज़रिए भी जो है, तो ये एक टेबल है, इसमें हमने यहाँ पे पहले कॉलम में हमने n की डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं,
N16 है, 256 है, 1024 है, 64 के 1M 1G। तो दिस इज़ एक्चुअली दी सिंपली दी वैल्यूज़ n की। तो अगर आप देखें कि log n हो तो जस्ट ये बहुत छोटा सा इसका इसमें जो है वो जो कॉस्ट है वो बहुत छोटी है। log n में 16 n, जो अगर n इनपुट साइज 16 है तो ये 4 है, ये 8 है, तो इसमें ग्रोथ बहुत नॉमिनल ग्रोथ है। दिस इज़ ओके, दिस इज़ नो प्रॉब्लम। और अगर n है तो जारी बात है कि दिस इज़ n। सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि 2⁴ जो है दिस इज इक्वल टू 6, 2⁴8 इज 256, 2⁻10 जो 1024 है, और 64 के एक्चुअली जो है वो 2⁻16 है। इस तरह से 1m जो है 2⁻20 है, और 1g जो है 2⁻30 है। n log n लेंगे तो उसके लिए जो है ये जो है क्या होगा कि सिंपली हमने log n लेना और उसको n से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे ये log n 2 है, यहाँ पे देखें, और दिस इज़ ये n है हमारे पास, तो 2⁵ आ जाएगा, 11 आ जाएगा, दिस इज़ 2⁻13, दिस इज़ 2⁻20 एंड 2⁻24 एंड 2⁻35। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो लास्ट 3 कॉलम है इसमें आपको इनका इम्पैक्ट जो है पता चलेगा कि ये ग्रोथ रेट कैसे बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो यहाँ देखेंगे दिस इज़ n स्क्वायर है, यहाँ पे n जो है 2⁴ है, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो दिस विल बी 4 × 2 8 हो जाएगा। तो इधर जो है वो हम देखेंगे दिस इज़ 2⁴8, तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत तेज़ी से जो है इसमें जो है ग्रोथ हो रही है। सिमिलर इज़ द केस हेयर, एंड दिस इज़ द वर्स्ट केस। इसमें आप देखें कि जो ग्रोथ है दिस इज़ ऑलमोस्ट एनॉर्मस ग्रोथ, कि 2⁻16 से अगला जो स्टेप है दैट इज़ 2⁻56। तो अगर आप इनके साथ कंपेयर करें तो आप देखें कि ये बहुत बड़ी चेंज है। दिस इज़ अ ह्यूज चेंज इन द ग्रोथ रेट। तो अगर आप इवन इन दो को, ये क्वाड्रेटिक और ये एक्सपोनेंशियल, इन दोनों को भी अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों के भी अगर ग्राफ बनाएं, तो आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सेप्टेबल तो होगी, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म। के आप नहीं चाहेंगे कि आप ऐसा एल्गोरिथम डिज़ाइन करें कि जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो एक्सपोनेंशियल हो। और यही जो पिछले हमने ग्राफ में हमने यही चीज़ जो है वो डिस्कस की थी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 तरह की केसेस हैं, बेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज केसेस को जो है वो हम इनको डिस्कस करेंगे, और इनके बारे में जो है वो हम इंशाल्लाह बात करेंगे। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।